कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, एस्टर के व्युत्पन्नों से हम पढ़ रहे थे। एस्टर के व्युत्पन्नों में हमने दो विधियां पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने एस्टर वाली पढ़ी थी और दूसरी हमने एल्केनॉयल क्लोराइड की पढ़ी। तीसरी हम पढ़ेंगे एल्केन एनहाइड्राइड के जल आधारित। यदि एल्केन एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराया जाता है तो हमें दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। एल्केन एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराया जाता है तो दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसको एल्केन एनहाइड्राइड बोला जाता है। ये जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाएगा? एल्केन एनहाइड्राइड बोला जाएगा। इसका कराया जाता है जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने पर हमें दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्राप्त। यदि दोनों वाले यहाँ पर मैथिल समूह उपस्थित हैं तो इसका जल अपघटन कराया जाता है। तो जल अपघटन कराने पर ये हमारे पास एथिल एनहाइड्राइड हो गया। एथिल एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराया। एथिल एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एथेनोइक अम्ल के दो अणु प्राप्त करने वाला हमारे पास क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। तो इस प्रकार से एथिल एनहाइड्राइड के जल अपघटन कराने पर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये विधियां हैं एस्टर के व्युत्पन्नों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। और इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है एस्टर से चौथी अभिक्रिया एल्केनामाइड से ये जो समूह है हमारे पास इस समूह को एल्केनामाइड बोला जाता है और इसका कराया जाता है जल अपघटन। इसका जल अपघटन कराने पर अमोनिया बाहर निकल जाती है और हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार मेथिलेनामाइड की अभिक्रिया या मेथिलेनामाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। इसका जल अपघटन कराया जाता है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है और अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हैं। अब जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और ये इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म से मतलब है कि इनकी भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस में किस प्रकार पाए जाते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, इनकी गंध यानी कि खुशबू स्मेल कैसे होती है,
इनका रंग कैसा होता है, ये किस किस में विलय होते हैं और किस किस में अविलय होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म होते हैं। भौतिक गुणों में सबसे पहले इनकी भौतिक अवस्था की बात करते हैं। नंबर 1 पर क्या पढ़ते हैं हम, इनकी भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में हमें पता लगता है कि C10 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं रंगहीन द्रव होते हैं। C10 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इससे जो उच्चतर होते हैं, इसके बाद के जो होते हैं उच्चतर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं C10 ग्रेटर देन वाले जो होते हैं वो मोम के समान ठोस पाए जाते हैं, रंगीन होते हैं और मोम के समान कैसे होते हैं, ठोस पाए जाते हैं। तो दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में। जो निम्नतर होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 10 तक होती है वो तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इससे अधिक वाले जो होते हैं मोम के समान ठोस होते हैं। दूसरी होती है इनकी गंध, स्मेल कैसी होती है। तो C1 से लेके और C3 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये सभी अम्ल तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। C1 से C3 तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी गंध जो होती है तीक्ष्ण होती है, बहुत महीन गंध होती है। और इसके बाद के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं C4 से और C9 तक के जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में विकृति गंध यानी कि सड़ा हुआ मक्खन, विकृति गंधी मक्खन के समान गंध आती है। और इससे ऊपर के यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करते हैं C10 या ग्रेटर देन, तो वो प्रकृति जो होती है गंधहीन होती चली जाती है, कोई स्मेल नहीं आता। तीसरे यदि इनकी विलेयता की बात करें तो विलेयता वही होगी, C4 तक के जल में विलय होते हैं और C5 या ग्रेटर देन जो होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। लेकिन ईथर, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड में विलय पाया जाता है। अब इसकी गणना और क्वथनांक की बात करते हैं। तो इनके जो क्वथनांक होते हैं वो क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होते हैं। यदि हम इसके क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो है जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक जो है लगातार बढ़ते चले जाते हैं, क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है। तो जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या बढ़ती है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, तो इनका अणुभार भी बढ़ता चला जाता है।
गलनांक। गलनांक भी C10 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो उनका गलनांक परिवर्तनशील होता है। C10 तक के जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं इनका गलनांक परिवर्तनशील होता है। इसमें एक ये भी होता है कि यदि किसी कार्बोक्सिलिक समूह में समान कार्बन है, या हम ऐसे कहें कार्बन की संख्या सम है, कार्बन की संख्या सम है तो गलनांक जो है विषम संख्या वाले कार्बन से अधिक होगा। यदि किसी कार्बन की संख्या में कार्बन की संख्या सम है तो उसका गलनांक जो है विषम संख्या वाले कार्बन से अधिक होगा। अब इसका कारण क्या है? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ये श्रृंखला है और एक हमारे पास ये श्रृंखला है, तो इसमें जो सर्वाधिक गलनांक होगा वो सम संख्या वाले कार्बन का होगा। अब सम संख्या वाले कार्बन का गलनांक अधिक क्यों है? अधिक होने का कारण है कि जब X किरण विवर्तन के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है, इसके द्वारा X किरण विवर्तन के द्वारा कार्बोक्सिलिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन के दौरान हम यहाँ देखते हैं गलनांक पढ़ रहे हैं, तो X किरण विवर्तन के द्वारा हमें पता लगता है कि इस प्रकार से इनकी श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पर एल्थे समूह है और यहाँ पर COH समूह है। अब इस श्रृंखला में जहाँ पर सम कार्बन है, जिसका मैंने कहा कि गलनांक अधिक होता है, उसमें एल्किल समूह और हमारा प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक समूह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण अणुओं के बीच में आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं, क्रिस्टल के बीच में आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं और आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं तो इनके अंतर अणु आकर्षण बल जो होते हैं वो प्रबल पाए जाते हैं। अंतर अणु आकर्षण बल जो होता है वो कैसा हो जाता है? प्रबल। जबकि इनके अणु आसानी से समायोजित नहीं हो पाते हैं क्योंकि एल्किल समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आसानी से समायोजित नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनके अंतर आणविक आकर्षण बल जो होते हैं, ये अंतर आणविक आकर्षण बल जो होते हैं ये दुर्बल हो जाते हैं। तो दुर्बल होने के कारण आसानी से बंध टूट जाएंगे, आसानी से बंध टूट जाएंगे तो इनका गलनांक कम होगा और इनका आकर्षण बल जो होता है प्रबल पाया जाता है, प्रबल होने के कारण इनका आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। तो सम संख्या वाले जो कार्बन होते हैं और विषम संख्या वाले जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें सम संख्या का गलनांक अधिक पाया जाता है। ये इनके भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए थे। अब नेक्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया। अब जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने बनाया है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम क्या क्या बना सकते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी रासायनिक अभिक्रिया।
तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसमें हमारे पास ये श्रृंखला होती है। तो इस श्रृंखला में हम मुख्य रूप से जो अभिक्रिया है उनको दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पर भी कोई ना कोई एल्किल समूह उपस्थित होता है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया होंगी वो होंगी एल्किल ग्रुप से संबंधित। यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह है जो अभिक्रिया करेगा वो अभिक्रिया किसके साथ करेगा? एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? एल्किल समूह के साथ। यानी कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल एल्किल समूह अभिक्रिया करेगा। यहाँ अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा हमारा जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोक्सिल जो समूह है इसकी अभिक्रिया है। अब हमारा जो ये कार्बोक्सिल समूह है इसकी अभिक्रियाओं को भी हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। इस समूह की अभिक्रियाएं कितने भागों में विभाजित हैं? तीन भागों में विभाजित हैं। पहली जो इसकी अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं संपूर्ण समूह की अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रिया यानी कि हमारा ये संपूर्ण समूह ही अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। दूसरी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम पढ़ेंगे C डबल बॉन्ड O और OH बंध के मध्य की अभिक्रियाएं। ये जो बंध है इसके मध्य की अभिक्रियाएं। और तीसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह में वो पढ़ेंगे कि हमारा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा हुआ O समूह तो यथावत रहेगा और ये जो H है इसके मध्य की O और H के मध्य की अभिक्रिया। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, पहली कार्बन यानी कि एल्किल समूह की अभिक्रिया, दूसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड OH समूह की अभिक्रिया जिसमें पहली संपूर्ण समूह की अभिक्रिया, दूसरी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH के मध्य की अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया O और H बंध विक्षेपण की अभिक्रिया। इस प्रकार हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो है एल्किल समूह की अभिक्रिया है। ये एल्किल समूह की जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया का नाम है हेल गोलार्ड जिनस की अभिक्रिया। सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो क्या है हमारे पास? हेल गोलार्ड जिनस की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया मैं एक बार लिखा देता हूँ, अभिक्रिया समझाने के बाद इसी परिभाषा लिखा दूंगा क्या होगी इस परिभाषा। इस अभिक्रिया में हमारे पास अल्फा कार्बन उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिल समूह है, इससे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, अभिक्रिया भी एल्किल समूह की उपस्थिति में हो रही है। इसकी अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराई जाती है। तो हैलोजन के साथ कराने पर यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो जाता है और यहाँ पर हैलोजन आगे जुड़ जाता है। यदि हैलोजन अधिक में लिया गया है, अधिक मात्रा में हमारे पास हैलोजन है तो वो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ही होगी अभिक्रिया और यहाँ पर फिर से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और दोनों तरफ
हैलोजन जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हेलो-वोलार जलस की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, सॉरी फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा। फॉर्मिक अम्ल इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है। इसमें यदि हम इसकी अभिक्रिया देखें तो ऐसी अभिक्रियाएं अभिक्रिया कराई थी Cl2 से हेलोजन H का मतलब कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर उत्प्रेरक क्या है हमारे पास, लाल फास्फोरस है। पुनः यदि यहाँ पर रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराई जाए, यहाँ पर -HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर भी Cl2 लेते हैं, -HCl बाहर निकलेगा और क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2,2-डाई क्लोरो। 2,2-डाइक्लोरो 3 कार्बन है, प्रोपेन पाइप अम्ल लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। 2,2-डाइक्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसकी अब परिभाषा लिख लीजिए, हेलो-वोलार जलस की अभिक्रिया की। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तथा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। और नेक्स्ट लाइन में हेलो का निशान लगा के लिख लीजिए। मेथेनोइक अम्ल हेलो-वोलार जलस की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। मेथेनोइक अम्ल हेलो-वोलार जलस की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब ये एल्के समूह की अभिक्रिया हो गई, तो एल्के समूह के द्वारा प्रदर्शित करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है अपचयन अभिक्रिया। अब हम दूसरी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास C++O(OH) संपूर्ण समूह की अभिक्रिया।
तो इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो है रिडक्शन। आपको चाहिए अपचयन प्रबल अपचायक की परिस्थिति में होता है, LiAlH ले सकते हैं या फिर अन्य अपचायक कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अपचयन कराया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ये अपचयन जो होता है ये भी लाल फास्फोरस के साथ, बहुत कम मात्रा में लाल फास्फोरस लिया जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस होता है अपचायक होता है और अभिक्रिया कराई जाती है 433 केल्विन ताप पर। तो 433 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर एल्केन का निर्माण होता है और जल बाहर निकल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अपचयन की परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। सॉरी, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो जल और आयोडीन बाहर निकल जाते हैं और क्या मिलता है हमें? एल्केन प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। एल्केनोइक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस तथा HI के द्वारा (433 केल्विन ताप व उच्च दाब का करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसकी अभिक्रियाओं देख लीजिए। एथेनॉइक अम्ल है, एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया 433 केल्विन तापमान लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथेन प्राप्त होती है। एक नोट डाल लिख लीजिए। यदि अभिक्रिया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यदि अभिक्रिया LiAlH4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। यहां पर हमने अपचायक के रूप में लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है द्विकार्बोक्सीकरण।
विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया जो होती है उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया फ्लोरालाइन के साथ कराते हैं। यहाँ पर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 मिलीमोल लिया जाता है तो इसे फ्लोरालाइन कहा जाता है। यदि NaOH तथा CaO का 3:1 का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? सोडालाइन कहा जाता है। तो इसकी अभिक्रिया यदि RCONA कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडालाइन के साथ कराते हैं, सोडालाइन के साथ इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने से हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे जो तीसरी अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया होती है कॉल्वे विद्युत अपघटन। कॉल्वे विद्युत अपघटन में भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का जलीय अपघटन कराया जाता है। एल्केनोइक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण है, इसका कराया जाता है जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने पर यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है गैस के रूप में और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको कॉल्वे विद्युत अपघटन कहा जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि यहाँ पर एक अणु हमने लिया है तो हमें 2 कार्बन प्राप्त हुए, 2 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। इसको कॉल्वे विद्युत अपघटन कहा जाता है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया। कॉल्वे का जो विद्युत अपघटन होती है वो कैसी अभिक्रिया है? मुक्त मूलक अभिक्रिया, यानी फ्री रेडिकल अभिक्रिया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अपचयन कराने पर हमें एल्केन श्रृंखला प्राप्त होती है। और इस क्रम में जो कार्बोक्सिल समूह की संपूर्ण समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें लास्ट अभिक्रिया है जिसे कहा जाता है श्मिट अभिक्रिया। चौथे नंबर की जो अभिक्रिया है इसे कहा जाता है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया की परिभाषा लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर प्राथमिक एमीन लेते हैं
प्राथमिक एमिन लेते हैं, इसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ये जो हमारे पास समूह है N3H, इसको बोला जाता है हाइड्रोजोइक। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पर हम सामने H2SO को ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राथमिक एमिन का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। तो जो हमारे पास एमिन जुड़ता है उसके पास एक हाइड्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एल्किल एमिन यानी कि प्राथमिक एमिन बनाने की विधि है। कौन सी विधि है? प्राथमिक एमिन। यहाँ एथेनोइक अम्ल लेते हैं हम, अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं और क्या लिया जाता है? कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी CH3 NH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2। इसको बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल और यह होता है हमारे पास एथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ी थी एल्किल श्रृंखला की अभिक्रिया, ये हाइड्रोजन अम्ल होगा। सबसे पहले हमने एल्किल श्रृंखला की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। दूसरी हमने संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, जिनमें हमने अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी है। दो प्रकार की अभिक्रियाएं और हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।